you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Students, welcome to the second part of ecosystem. So in this video we are going to discuss about trophic levels, pyramid of numbers, abiotic component and इससे related जो भी चीज़ें मैं cover कर पाऊंगी इसमें हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे. So without wasting any time, let's get started with the video. Okay, so students, ये जो ट्रॉपिक लेवल, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये आप लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, ट्रॉपिक लेवल. अब लेवल का मतलब आप सबको पता है, ठीक है, क्या होता है. यहाँ भी ना ऐसे स्टेप्स से रिलेटेड ही बोल रहा है. ये एक लेवल है, ये दूसरा, तीसरा, तो इस टाइप से लेवल्स आपको दिखता होगा ना, 3 से 4 ऐसे में एकदम अलग अलग हॉरिजेंटल लाइन से अलग अलग रोज यहाँ पर बन गया है ना. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स जो देखेंगे वो फूड चेन से रिलेटेड होगा. हम सबको पता है फूड चेन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन टर्न, उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन. तो हमारे एनवायरनमेंट में फूड चेन तो होता ही है, ये है तभी जाके सब ऑर्गेनिजम्स का नंबर कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बैलेंस्ड है. एंड फूड चेन है बोल के हमारे नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है, अदरवाइज नेचर में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बना रहता. ओके, सो ट्रॉपिक लेवल हम लोगों को फूड चेन में देखने को मिलता है. हम सबको पता है फूड चेन में एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है, एक एनिमल दूसरे को खाया फिर उसको कोई और खा गया, अब वो स्टार्ट होता है प्लांट से, है ना. आप ये भी पढ़े होंगे कि फूड चेन में बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है. एक एनिमल का एनर्जी दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होता है, कब, जब वो एनिमल पहला एनिमल को खाता है. तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है. एक, फूड चेन में जो फूड वो लोग खाते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड होता है, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो ट्रॉपिक लेवल को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे. यहाँ पर वेरियस स्टेप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है. ट्रॉपिक लेवल बच्चों वेरियस स्टेप्स होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो फूड चेन में होते हैं मतलब उसको शो किया जाता है, ठीक है. फूड चेन में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं जिसमें उनका एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उसको अलग अलग स्टेप्स में दिखाया जाता है. उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल. क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल. तो यहाँ पर बच्चों अब आप लोगों को देखना है ट्रॉपिक लेवल का लेवल अलग अलग होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके अलग अलग लेवल होता है. और हमेशा हमको पता है कि फूड चेन स्टार्ट होता है किससे, प्लांट से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर जो पहला ट्रॉपिक लेवल आएगा दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स. पहला ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आएंगे, बिकॉज फूड चेन तो प्लांट से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर्स प्लांट से होते हैं, है ना. तो ये नीचे में आप लोग देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर आएंगे. उसके बाद आते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि ये हर्बीवर्स होते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं. उसके बाद जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड स्टेप है, उसमें आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवर्स को खाएंगे. किसको खाएंगे बच्चों, हर्बीवर्स को खाएंगे. उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जिसमें आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर. तो यहाँ पर मैं 3 डिग्री करके लिखी हूँ इस टाइप से, तो ये टर्शियरी के लिए है, 2 डिग्री जो है वो सेकेंडरी के लिए है, और 1 और ऐसे करके जो है वो है मेनली किसके लिए, वो है प्राइमरी के लिए. तो ट्रॉपिक लेवल हम लोग हमेशा याद रखना, जो स्टार्ट होता है तो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करते हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उसी हिसाब से जाता है, ठीक है. ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये जो फोर्थ ओके ये जो यहाँ पर आप लोगों को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल दिख रहा है, यहाँ पर बड़े एनिमल्स होंगे, ऐसे एनिमल्स होंगे जो इनको खाएंगे, ठीक है. लार्ज कार्निवर्स होते हैं मेनली, जैसे कि टाइगर, लायन, ऐसे एनिमल्स जो कि इनको खाएंगे, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है. अब बच्चों जैसे कि इसी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिखी हूँ, चलो हम लोग ऐसे साइड बाय साइड देखते हैं. ओके, आई होप दिखता होगा, हाँ दिख रहा है. देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का बात हो रहा है, पहला ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो इसमें आप लोग प्लांट्स लिख सकते हो. उसके बाद सेकंड में जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर लिखा हुआ है, इसमें हर्बीवर्स आएंगे ऐसे जो कि हरा भरा पेड़ पौधे को खाते हैं. उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे जो कि ये लोगों को खाएंगे, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड एटसेट्रा. और लास्ट में जो टर्शियरी कंज्यूमर दिख रहा है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, उसमें लार्ज एनिमल्स आएंगे, लार्ज कार्निवर जिसको टॉप कार्निवर्स भी बोलते हैं. तो आप लोग ऐसे एनिमल्स का नाम लिखोगे जो कि छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि छोटे एनिमल्स मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब जैसे कि हम लोग अगर यहाँ का एग्जाम्पल लेके पढ़ें, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखना. ये ग्रास है, प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर आएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। आप लोग क्या करना है ना, ट्रॉपिक लेवल जब भी लिखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख देना और एक फूड चेन का एग्जांपल दे देना। जैसे घास को रैट खाया, रैट को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, हो गया कंप्लीट, एकदम सिंपल से है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे ही बच्चों अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल्स होता है फूड चेन में, उसको ना हम लोग एक और पिरामिड से शो कर सकते हैं। ये है पिरामिड ऑफ नंबर। जैसे कि आप लोगों को अभी दिखाऊं मैं, बहुत हवा चल रहा है बच्चों, पेपर उड़ रहा है। ओके देखो, तो बच्चों वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन कैन ऑल्सो बी शोन बाय पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, ये पिरामिड ऑफ नंबर है। यहाँ पर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स का नंबर को हम लोग मेनली दिखा रहे हैं। अगेन प्रोड्यूसर हर्बीवर्स, कार्निवर्स, टॉप कार्निवर्स हम लोग इस टाइप से लिख दिए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। हम सबको पता है पेड़ पौधों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसको खाने वाले हर्बीवर्स होते हैं, हर्बीवर्स का नंबर एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर कम होता है। यस, हर्बीवर्स का नंबर एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स थोड़ा कम होता है, तो ये लोग इसको खाते हैं। फिर इनको खाने वाले जो एनिमल्स है कार्निवर्स, उनका नंबर हर्बीवर्स से थोड़ा कम होता है। फिर ये कार्निवर्स को, जो टॉप कार्निवर्स है, जब वो लोग खाएंगे तो उनका नंबर इनके कंपैरिजन थोड़ा कम होता है। तभी तो देखना शेर और लायन, टाइगर, ये सब का नंबर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दूसरे कार्निवर्स। वो लोग टॉप कार्निवर्स में आएंगे। तो ऐसा है बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग एक पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट किए इसका नंबर को, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। और हम नीचे से ऐसे ऊपर जाएंगे तो इनका नंबर कम होता है, इनका नंबर कम होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसी हिसाब से आप लोग ट्रॉपिक लेवल को इजीली मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि वो टफ है या जो भी। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट पे हमेशा याद रखना जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट में वो सब आएंगे। तो नॉन लिविंग में जैसे कि बच्चों सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी, ठीक है, ये सब चीज़ें मेनली आएंगे। क्योंकि ये सब से ना ऑर्गेनिजम्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। भाई आप लोग अभी यहाँ पर साउंड बोलोगे तो साउंड फॉर्म में यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो लोग ऐसे साउंड में थोड़ी ना डिपेंड करते हैं, प्रॉपरली करते हैं क्या? बिल्कुल भी ना। साउंड नहीं सुनाई देगा तो क्या खाना नहीं खाएंगे वो लोग? ऐसा नहीं है। पर अगर सनलाइट का बात करूँ, वो एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सनलाइट नहीं रहेगा तो पेड़ खाना नहीं बना पाएगा, और पेड़ अगर खाना नहीं बना पाया तो हर्बीवर्स क्या खाएंगे, है ना, दिक्कत आ जाएगा एनिमल्स में। तो वही सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट, विंड, ये दो तो यहाँ लिखा गया है, दोनों सेम ही है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब से ना लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग को एबायोटिक कंपोनेंट में ऐसे फैक्टर्स का, ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बोलोगे मैडम नॉन लिविंग कंपोनेंट में हम लोग बुक, चेयर, वेयर सब लिख दे, तो वो सब नहीं लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एयर का बारे में बात कर लेते हैं। तो एयर, देखो बच्चों, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अभी भी यहाँ बहुत हवा चल रहा है, जिससे पेपर उड़ जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो हवा चल रहा है, यहाँ पर ये हवा में भी कितने सारे गैसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे। आपके घर तरफ जो भी हवा चलता होगा उसमें भी बहुत सारे गैसेस होंगे, है ना। तो एयर जो है बच्चों, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको बच्चों हवा चाहिए टू ब्रीथ, है ना। अगर वो लोगों को हवा नहीं मिलेगा तो सांस कैसे लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, है कि नहीं है। और मेनली ना 2 से 3 गैस होते हैं। चलो पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट गैस का नाम लेती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले 2 का नाम लेते हैं, फिर जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट गैस है फिर हम लोग देखेंगे। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सांस ले रहे हो, तो हम लोग को कौन सा गैस मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मिलने से हम लोग सांस ले पाते हैं, हम लोग अपना डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन से हम लोग के बॉडी में एनर्जी बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है आपको, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो लोग जब खाना बनाते हैं ना दिन में, जैसे कि मेरे सामने बहुत सारे प्लांट्स मुझे दिख रहे हैं, अभी सनलाइट पड़ रहा है, पानी उनको मिल रहा है, और एक तो गैस वो लोग यूज़ करते हैं। आपको पता है कौन सा गैस वो लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ नाम दिखता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट लोग
खाना बना के एक गैस रिलीज़ करते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस के बाद ना बच्चों एक तो गैस रिलीज़ करता है, वही गैस होता है ऑक्सीजन। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन अभी मेरे पास आ रहा है पेड़ से और मैं मस्त आराम से सांस ले पा रही हूँ। वही ऑक्सीजन गैस आप लोगों के पास आता होगा, आप लोगों के घर के पास में जो भी पेड़ पौधे हैं, और आप लोग आराम से सांस ले पा रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ, उतनी फ्रेश एयर मिलेगी। बोलते क्यों हैं लोग कि पेड़ लगाने से फ्रेश एयर का अनुभव होता है, फ्रेश एयर मिलता है, क्योंकि पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देता है। समझ में आया ना? इसलिए आप लोग जितना हो सके प्लांट्स ग्रो करो, जितना हो सके उसका केयर करो, एकदम हरा भरा रखो हर चीज़ों को, तो सब चीज़ देखने में भी अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी ये एकदम बहुत ही करता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। यही गैस है जिसको फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज़ करता है। और जितने भी गैसेस होते हैं ना एनवायरनमेंट में, ये सब ना रिसाइकल होते रहते हैं, ये सब ना बैलेंस होके रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, अभी हम लोग इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब सांस ले रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में से तो ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब कितनी बार सांस ले रहे हैं, है ना। पर ये बैलेंस होके रहता है, बिकॉज पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे फिर खाना बना के फिर ऑक्सीजन छोड़ दे रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो ये जितने भी गैसेस होते हैं, इनका जो नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, इनका जो लेवल होता है एनवायरनमेंट में, वो ना मेंटेन होके चलता है। ठीक है, वो मेंटेन होके चलता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, अभी तो आप लोगों को पता है, अभी तो कितना दिक्कत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ लोग काट दे रहे हैं, पेड़ पौधे उतना उगा नहीं रहे हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी सारी हो रही है, जैसे कि चलो पेड़ पौधे काटने को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, गार्बेजेस, इतना सारा जो कचरा वचड़ा जलाते हैं, उससे क्या निकलता है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल अगर एनवायरनमेंट में बढ़ गया तो गर्मी बहुत बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो हम लोग की वजह से ना अब ये बैलेंस थोड़ा सा नहीं मेंटेन होकर रह रहा है, मतलब बैलेंस नहीं रहा अब एनवायरनमेंट में जितने भी गैसेज है। क्यों? हम लोग की वजह से, हमारी वजह से। बट हमको ट्राई करना चाहिए कि हम वो बैलेंस बना के रहें, उसको बिगाड़े नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बिगड़ जाएगा तो हम लोग को ही दिक्कत होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है बच्चों, आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, एक्सेसिव CO2, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और बच्चों देखो, जो हवा होता है मेनली एयर, अब एयर, नॉर्मली एयर का बात हो रहा है, तो एयर ना बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि एयर से हम लोग के अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होके चलता है। यस, अगर हवा नहीं होता तो क्या होता पता है, रात को यहाँ पर बहुत ठंड हो जाता है और हम लोग शायद मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ऐसा होता, पक्का से होता है ऐसा। उसका रीज़न आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ओके, जो नेक्स्ट जो गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज आप सबको पता है एनवायरनमेंट में वो कितना होता है, 78% होता है। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस हम लोग ना डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ना प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सांस लेते हैं तो ठीक है, नाइट्रोजन गैस अंदर जाता होगा, बट वो वैसे ही बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उसको यूज़ नहीं करता, प्लांट्स भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया, ये सब के जो बच्चों पेड़ होते हैं, इनके जड़ में ना बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को पकड़ के खींच लेते हैं। ठीक है, वो लोग एनवायरनमेंट में जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है ना, उसको खींच के अपने अंदर ले लेते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस को खींच लेते हैं और उसको वो लोग बदलते हैं नाइट्रेट से नाइट्राइट्स में। तो ये ना कंपाउंड है, कुछ नाइट्रेट से बदल देते हैं, कुछ नाइट्राइट में बदल देते हैं, और उसी को फिर पेड़ क्या करता है, मतलब मिट्टी में मिल जाता है और पेड़ उसको मस्त अपने अंदर ले लेता है। उसी से क्या होता है ना बच्चों, अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। किसमें? प्लांट्स में। तभी तो जो खेती करते हैं तो एक ही अनाज नहीं उगाते हैं। जैसे अगर चावल उगाए हैं कुछ समय के लिए, तो उसके बाद ना फट से दूसरी बार में चावल नहीं उगाएंगे। क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उस खेत में, उस ज़मीन में चना हो गया, दाल हो गया, ये सब लेग्यूमिनियस क्रॉप्स उगाते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर चना वना उगाएंगे ना तो मिट्टी फिर से फर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को खींचेंगे, मिट्टी में मिक्स करवाएंगे नाइट्रेट्स को, और आराम से मिट्टी को फर्टाइल कर देंगे। इसीलिए फर्टिलिटी के लिए ना लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया, वो सब ग्रो करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो है बच्चों वो है वाटर। अब वाटर के बारे में क्या बताना है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर ईच एंड
एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर किसी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो लोग भी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना पानी के वो लोग भी मर जाएंगे। और प्लांट्स ना अलग अलग पर्पज़ के लिए ना बच्चों लाइक वाटर को यूज़ करता है। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लोग खाना बनाने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर ट्रांसपीरेशन के लिए भी पानी का ही ज़रूरत होता है, पानी नहीं होगा तो कैसे ट्रांसपीरेशन होगा, है कि नहीं। देन एसेंट ऑफ सैप, जो पानी के साथ मिनरल्स ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ये सब के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ अलग अलग तरीके से पानी यूज़ करता है, पानी को अपने बॉडी में वो यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, हम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं की हूँ, जैसे कि हमारा जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स का, वो ना मतलब बोलते हैं 60 to 70% वो पानी से बना हुआ है, लाइक पानी उसमें रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है, बाय वेट। फिर 60 to 70% हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो वाटर उसमें रहता है, उसमें क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। अब हर जगह पानी, रेनफॉल इक्वल तो रहता नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि केरला को आप लोग देख लो और आप लोग राजस्थान को कंपेयर करो, दोनों में से राजस्थान में तो कितना अच्छा बारिश होता है आप सबको पता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, और केरला में तो मस्त बारिश होता है। तो वही है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हर जगह ना सेम नहीं होता, वेरी करता है। वैसे ही पानी का अवेलेबिलिटी हर जगह वेरी करता है, कहीं पर ज़्यादा पानी पाया जाता है, कहीं पर कम पानी पाया जाता है कि नहीं। और बच्चों पानी कहाँ पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, उसी के हिसाब से ही वेजिटेशन मतलब ग्रो होता है। कहीं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को वहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ पेड़ पौधे मिलेंगे देखने को, ठीक है। लेकिन जहाँ पानी कम है वहाँ पर आप लोगों को उतने पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि डेजर्ट में आप लोगों को ज़ेरोफाइट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ही पाए जाते हैं, एकदम कांटेदार होते हैं। लेकिन आप लोग केरला देख लो, आप लोगों को ऐसा जगह देख लो, आप लोग आसाम देख लो, आप लोग क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, मेघालय देख लो, वो सब एरिया में कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। तो डिपेंड करता है जहाँ पानी है जहाँ पानी नहीं है, उसी हिसाब से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि डेजर्ट्स में ज़ेरोफाइट्स मिलते हैं, ठीक है, कैक्टस वैक्टस ले लो आप लोग। वेस्टर्न घाट और असम में, उधर वाले एरिया में, वेस्टर्न घाट और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो वहाँ पर ना फॉरेस्ट भी एकदम एवरग्रीन टाइप है, मतलब अच्छा मतलब पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं, पूरा घना घना फॉरेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है सॉइल। अब बच्चों देखो सॉइल, अब सॉइल आप सबको पता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पेड़ भी उसी में ग्रो करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सॉइल में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू और आपका रैबिट, ये सब का घर भी सॉइल होता है कि नहीं। तो सॉइल इज़ अ होम टू मैनी एनिमल्स, मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल में प्लांट उगता है, सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एटसेट्रा, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, सब कितने कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, कितने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और बच्चों मिट्टी में ना बहुत सारे ना मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और एनिमल्स जब भी मरते हैं सड़ते हैं, प्लांट जब भी मरता है सड़ता है, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, वहाँ का मिट्टी थोड़ा काला हो जाता है, वो बहुत अच्छा होता है प्लांट का ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर। देखो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ना वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट में ही आएगा। तो सनलाइट आ गया इसमें। अब देखो बच्चों सनलाइट में हम सब डिपेंड करते हैं। अभी सूरज की रोशनी है तो प्लांट अपना खाना बना पा रहा है कि नहीं। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती ना तो प्लांट खाना नहीं बना पाता, प्लांट खाना नहीं बना पाता तो हम लोग क्या खाते, हम लोग मर जाते, हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते, है कि नहीं। अब आप लोग बोलोगे मैडम नॉनवेज का तो कितना वैरायटी है, बट बच्चों प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का प्लांट नहीं होगा तो उसको खाने वाले हर्बीवर्स, जैसे कि आप लोग मुर्गी खाते हो, मुर्गी सपोज प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है तो वो कैसे जिंदा रहेगा, वो क्या खाएगा, है कि नहीं। बहुत जन रैबिट का मांस खाते हैं, बहुत जन, अच्छा गोट, रैबिट को छोड़ दो यार, गोट ले लो। अब आप लोग बोलोगे मैडम प्लांट नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो नॉनवेज आइटम खा सकते हैं, हम लोग तो गोट को खा सकते हैं। तो बच्चों अगर पेड़ ही नहीं अच्छे से ग्रो करेगा, पेड़ ही नहीं रहेगा तो गोट कहाँ से रहेगा, है कि नहीं। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, सबको एनर्जी कौन देता है, सूरज भगवान। कौन देता है, द सन। कौन देता है, द सन। और सनलाइट से ना पेड़ पौधे में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसा, आप सब पढ़े होंगे ट्रांसपीरेशन में जो स्टोमाटा होता है, मैं यहाँ पर साइड में देखो इसका फ़ोटो दे दी हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। तो वो स्टोमाटा जो है बच्चों वो ऐसे मतलब उसका पता है कैसा रहता है, पता है आप लोगों को, फिर भी बता दे रही हूँ।
वो दिन में खुलता है और रात में ना वो क्लोज हो जाता है। लीफ में पाया जाता है। लीफ में ना बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, बेसिकली लोअर सरफेस में ज़्यादा होता है। वो स्टोमाटा बच्चों दिन के समय ऐसे करके वो खुलता है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन करवाता है, और जैसे जैसे रात होता है ना वो क्लोज हो जाता है। तो सनलाइट ही कंट्रोल करता है बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। हाँ, पानी से भी वो ओपन एंड क्लोज होता है, लेकिन यहाँ सनलाइट है तो हम लोग सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। देन सनलाइट की वजह से ही जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। यस, सूरज की रोशनी वार्मथ मिलती है तो ही जाके सीड जर्मिनेट होता है। ट्रांसपिरेशन वो भी सनलाइट की वजह से होता है। भाई वो स्टोमाटा खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, सनलाइट की वजह से होता है वो, है कि नहीं। और बच्चों ये तो हो गया पेड़ का बात। अब अगर मैं आपसे बात करूँ एनिमल्स का, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ना दिन के समय एक्टिव होते हैं, ठीक है। दिन के समय काफ़ी वो लोग एक्टिव होते हैं और आराम से वो लोग सूरज की रोशनी को टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो लोग दिन के समय ही निकलते हैं, ठीक है। तो उनको ना हम लोग डायनल एनिमल बोलते हैं। वो लोग दिन के समय निकलते हैं, अपना डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, जो भी मैक्सिमम जो एक्टिविटी होता है वो लोग दिन के समय ही करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो, डियर ले सकते हो, आप लोग रैबिट ले सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी एनिमल्स आप लोगों को याद रहेगा नाम आप लोग लिख देना, क्योंकि वो लोग इंटेंस लाइट को बर्दाश्त कर सकते हैं और वो लोग दिन के समय ही निकलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि ना ऐसे ब्राइट लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट लाइट, तो वो लोग ना दिन के समय नहीं निकल के वो लोग रात के समय ही एक्टिव रहते हैं। उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। और बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हो गया कॉकरोच, वो रात को निकलता है। आप लोग आउल भी ले सकते हो, आउल भी तो रात को ही निकलता है, दिन के समय तो आउल निकलता नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि दिन मतलब सनलाइट पे वो लोग डिपेंड करते हैं, सनलाइट का इंटेंसिटी पे, तो वो लोग उसी हिसाब से अपना एक्टिविटी करते हैं और एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों टेम्परेचर। तो बच्चों देखो टेम्परेचर में क्या दिया है यहाँ पर। टेम्परेचर बेसिकली वो सूरज की रोशनी की वजह से ही होता है। बहुत ज़्यादा होगा तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा और कम होगा तो लो टेम्परेचर होगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पर ना एवरेज का बात कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बच्चों 0 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो लोग ना 50 से भी ऊपर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया का लाइक बुक में दिया है कि जो कि 120 डिग्री तक वो लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, मरते नहीं है वो लोग, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 50 बोला है, तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइनस 240 डिग्री तक। सोचो बच्चों, आपके बुक में आई डोंट नो कितना टेम्परेचर दिया होगा, बट मेरे बुक में कि माइनस 240, इतना कम टेम्परेचर में भी वो लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं। सारे नहीं, कुछ ठीक है, कुछ अगर आपकी बुक में नाम दिया है तो आप लोग शेयर करना वो नाम को, है ना, सबको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर का वही बोल रहा है कि ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स अलग अलग जगह में देखना। अब देखना बच्चों, हर जगह में ना एक टाइप के एनिमल्स प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कहाँ पर किस टाइप का टेम्परेचर है, उसी हिसाब से वो लोग पाए जाते हैं। जैसे कि पेंगुइन को ले लो, वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, वहाँ पर इतना ठंडा होता है, एकदम लो टेम्परेचर में वो लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं। आप लोग उसको यहाँ लेके आओगे वो लोग मर जाएंगे, वो लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। पोलर बेयर वो भी क्या बोलते हैं, ठंड वाले एरिया में ही पाया जाता है, वो आपका डेजर्ट एरिया में नहीं पाया जाएगा, वहाँ रह ही नहीं पाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स एंड प्लांट्स का वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर में। किस में डिपेंड करता है? टेम्परेचर में, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन का बात कर रहा है। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं बच्चों, वहाँ पर ना टेम्परेचर जो है वहाँ पर 18 डिग्री के ऊपर रहता है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली बोल रहा है, तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाएंगे। 18 डिग्री के ऊपर मतलब ठीक टेम्परेचर है, तो आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। वैरायटी, तो वहाँ पर बच्चों आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब एक्सट्रीम गर्म और एक्सट्रीम ठंडा, वहाँ पर उतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ लिमिटेड। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया होता है जहाँ पर उतना एक्सट्रीम नहीं होता टेम्परेचर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छा वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा जगह जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर बोल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड, वहाँ पर उतने वैरायटी देखने को नहीं मिलते, वहाँ लिमिटेड देखने को ही मिलते हैं। आज ही हवा चलेगा लग रहा है ऐसा, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये हवा चलेगा। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर में जो नेक्स्ट चीज़ दिया है वो है ह्यूमिडिटी। अब सबको पता है ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन एन एटमॉस्फेयर, या द बोलते हैं, एन तो छोड़ो।
तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वो वाटर वेपर जो अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी है। बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने से ना बच्चों बहुत ज़्यादा हुम्मस लगता है। हाँ, यहाँ तो हुम्मस बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, कम रहने से कम ह्यूमिड होता है। एंड ह्यूमिडिटी भी, जो ह्यूमिडिटी है वो डिपेंड करता है विंड एंड रेनफॉल में, किसमें, हवा में और बारिश में डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन ऑफ वाटर बहुत कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा हुम्मस है तो पानी और इवापोरेट होना कम हो जाएगा। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो तो मैं इसको वापस से डिस्कस नहीं करूँगी, और ज़्यादा नहीं है इसमें, इसलिए मैं कम ही बता रही हूँ। विंड, वो तो आप लोग को यहाँ फील होता होगा जब मैं वीडियो भी बना रही हूँ, है ना। विंड से सब पेपर इधर उधर हो जा रहा है और आवाज़ भी आपको आता होगा। सो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है ना हवा का, उसको हम लोग बोलते हैं विंड। विंड की वजह से बच्चों बहुत कुछ होता है। मेरे सामने इतने सारे पेड़ पौधे हैं। आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में, पिछला इन द सेंस जो पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ाई उसमें मैं आप लोगों को अपने घर का प्लांट्स दिखाई थी, है ना, हिबिस्कस वाला। तो भी मेरे को पता है कि हवा चल रहा है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भी पॉलन ग्रेन्स पक्का ट्रांसफ़र होते होंगे। तो विंड से ना बच्चों पॉलिनेशन में काफ़ी मदद होता है। विंड से डिस्पर्सल ऑफ सीड में मदद होता है। अभी आम का सीज़न है, अभी हवा चल रहा है, इस हवा के चक्कर में आम भी कितने गिरते होंगे। तो आम जो है वो मदर पेड़ से आम दूसरी दूर जगह में फेंकाता होगा विंड की वजह से, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल। फ्रूट्स भी यहाँ वहाँ फेंकाते हैं, बीजा भी यहाँ वहाँ फेंकाते हैं, है कि नहीं है। तो वही है, विंड बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, हवा बहुत सारी चीज़ों में। एंड विंड जो है इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर अ रीजन। यस, हवा की वजह से रेनफॉल का भी इधर उधर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इधर उधर जाना, जैसे कि मानसून का जो विंड है, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग पोल्यूशन। विंड से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होता है। यहाँ पर कोई अगर कुछ जलाया है, ऊपर काला काला धुआं निकल रहा है, ठीक है, हवा चलेगा तो वो धुआं कहीं और भी पहुँचेगा, तो पोल्यूशन भी फैलता है। एंड विंड की वजह से इवापोरेशन भी होता है, चाहे हमारे बॉडी में जो स्वेट इवापोरेट होता है वो हो, चाहे नॉर्मल इवापोरेशन हो, लेकिन हवा ज़्यादा चलेगा तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। हम सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं बच्चों। हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं। हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधे हम लोग पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स प्लांट में कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों हम लोग तो बहुत चीज़ों के लिए पेड़ में डिपेंड करते हैं। पेड़ हम लोग को खाना देता है बच्चों, पानी देता है, हम लोग को प्लांट ऑक्सीजन देता है कि नहीं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देता है, उसी ऑक्सीजन की वजह से हम रेस्पायर करते हैं। मेडिसिन देता है, फाइबर्स देता है, बहुत सारी चीज़ देता है। तो वो सब सिंपल चीज़ है, वो उतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो हम लोग अपना ह्यूमन का देखें। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लांट्स, ये जो एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स, वो लोग कैसे प्लांट में डिपेंड करते हैं। तो दूसरे एनिमल्स भी प्लांट में डिपेंड करते हैं बच्चों। जैसे कि जो हर्बीवर्स होते हैं उनका खाना तो प्लांट ही होता है, तो अगर पेड़ नहीं होगा तो वो लोग क्या खाएंगे, मर जाएंगे, है ना। वो लोग भी देखो, जैसे कि दूसरे एनिमल्स भी जो होते हैं, दूसरे एनिमल्स क्या, सारे एनिमल्स, वो लोग भी प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन सबको चाहिए रेस्पायर करने के लिए। उसी से वो लोग अपना डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, एनर्जी बॉडी में जनरेट होता है। जो चिड़िया लोग होती है वो लोग पेड़ में अपना घोंसला बनाती है, बंदर लोग पेड़ में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देखो अपने मन से भी लिख सकते हो। डिपेंडेंस में बहुत सारी चीज़ें। देन डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। प्लांट्स कैसे हम पे डिपेंड करते हैं, कैसे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हम जो सांस छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। तो प्लांट हम पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत भयंकर डिपेंड करता है। उसके बाद एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, बॉडी का जो वेस्ट होता है, वो ज़मीन पे जाता है, ठीक है। ज़मीन पे वो सड़ जाता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ाते हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट सब जाके मिट्टी में मिक्स हो जाता है, वही पेड़ का खाना होता है। पेड़ बहुत अच्छे से उसको लेके ग्रो करता है। प्लांट्स होते हैं एनिमल्स पे डिपेंड फॉर पॉलिनेशन। देखो जैसे कि एक पेड़ है जिसमें ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लगे हुए फ्लावर में, ठीक है। अब एक तो कीड़ा आया या फिर एक बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई बैठी और बटरफ्लाई की बॉडी में लग गया पॉलन ग्रेन, वो उड़ के दूसरे पेड़ पे गई और पॉलिनेशन करवाई। तो ये सब चीज़ों के लिए ना बच्चों एनिमल्स में पेड़ डिपेंड करता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी, जैसे कि बंदर आया आप लोगों के घर के सामने का आम का पेड़ में बैठ के आम खाया,
वो आम को पकड़े पकड़े बंदर दूर कहीं चला गया और वहाँ पर आम को फेंक दिया, आम का बीजा को फेंक दिया। तो देखो डिस्पर्सल ऑफ सीड हुआ। तो एनिमल्स भी डिस्पर्सल ऑफ सीड करते हैं। अभी जंगल में भालू कोई एक फल खाया, फल खा के निकल गया, बॉडी का एक्सक्रीटा कहीं और रिलीज़ किया, तो एक्सक्रीटा में बीज निकल गया उसका, ठीक है, पेड़ का जो भी फल खाया था उसका बीजा निकल गया। वो बीजा वहाँ पर ज़मीन पे लग के कुछ दिन के बाद वहाँ से पेड़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वो लोग डिस्पर्सल में, जर्मिनेशन में ऐसे मदद करते हैं। तो प्लांट्स ना बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंस तक, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो रिलेशन आ जा रहा है। तो ये सिम्बायोसिस ये सब अलग टॉपिक है, तो इसको मैं सोच रही हूँ अलग पार्ट में कर दूंगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से बच्चों कर दीजिएगा। थैंक यू।